बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पार्ट नंबर 2 हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने उसमें इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो क्या क्या आप खुद अपने लिए सोर्स हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, फ्री राइटिंग, ये इंटरनल सोर्स हैं। और ये एक्सटर्नल बाहर के सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, लाइब्रेरीज, इंटरनेट, रिसोर्स पर्सनस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, क्लासिफिकेशन, जनरल वर्क्स, म्यूजिक, ओ सॉरी बी पे ये आएगा फिलोसफी एंड रिलीजन, सी पे हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, जनरल हिस्ट्री, हिस्ट्री अमेरिकन, जियोग्राफी एंड ये ना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लाइब्रेरी है यूएसए में। उस लाइब्रेरी की ना ये क्लासिफिकेशन लिखी हुई है कि उसमें इन सारी चीज़ों पे ना आपको मटेरियल उस लाइब्रेरी में मिल सकता है, क्योंकि आपका एक एक्सटर्नल सोर्स लाइब्रेरी बताया गया है, तो आपको उस लाइब्रेरी के ये क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये नाम ही है ऐसे ही, तो इसमें कुछ इतना मुश्किल या इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंप्लीफाइड डेसिमल सिस्टम, जनरल वर्कर्स, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, रिलीजन, सोशल साइंसेज, स्टेटिक्स, यानी कि सिंप्लीफाइड डेसिमल सिस्टम एक सिस्टम है बच्चों जो बुक्स को लाइब्रेरी में रखने का सिस्टम होता है। ये सिस्टम यूएस में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ऊपर हमने यूएस कांग्रेस लाइब्रेरी की बात की, इधर हम वही सिस्टम कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ये बुक्स है ना उसको लिखने का सिस्टम, यानी कि तरतीब में, जैसे किताबें नहीं लिखते लाइब्रेरी में, आप अगर गए हो तो शेल्फ में कैसे तरतीब में आपने जो बुक्स निकाली आपको वहीं वो पुट करनी पड़ती है, उस पर बाद उसका वो एक चिट भी लगे होते हैं जिस पे नंबर और इस तरह लिखा होता है, वो वही तरीका एक डेसिमल सिस्टम है ये लिखने का ना, उसको लाइब्रेरी में बुक्स को रखने का। ठीक है, कि ये जनरल वर्क्स की, ये फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की, ये उनकी नंबरिंग लिखे हुए कि यहाँ से आप निकाल के आसानी से उन बुक्स को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आपको पता है सेकंड सोर्स एक्सटर्नल जो आपको बताया गया इंटरनेट, तो उसमें टॉप 10 सर्च इंजन ये हैं: गूगल, ऑल द वेब, फास्ट एंड क्लीन, याहू, डायरेक्शनर्स एंड सर्च इंजन, हॉटबॉट, डायरेक्शन एंड सर्च इंजन, अबाउट साइट्स, वेटेड बाय ह्यूमंस, एक्साइट, डायरेक्शंस एंड सर्च इंजन, आईफोन, एमएसएन, कंप्लीट प्लैनेट, डायरेक्ट्स टू वेरियस डेटाबेस, एल्टा विस्टा, डायरेक्शंस एंड सर्च इंजन। आपको पता है आप तो गूगल ही सिर्फ यूज़ करते हैं, ये बाकी भी ऐसे गूगल जैसी चीज़ें हैं, मतलब याहू का भी जो बच्चे इनको यूज़ करते हैं उनको तो मुझसे ज़्यादा इनके बारे में आना होगी, लेकिन मुझे भी इतना नहीं पता, क्योंकि ये ऐसे ही है ना, जैसे सर्च इंजन गूगल नहीं है, आप गूगल पे कुछ लिखें आ जाएगा, वैसे ही याहू भी ऐसे ही है, और ये बाकी सारी ऐसे, यानी कि इंटरनेट पर आप कैसे नॉलेज को, कैसे आप इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकते हैं, वो ये तरीका है कि ये 10 सर्च इंजन आपको बताए गए हैं। हाईली वैल्यूएबल लिंक्स, ये सारे लिंक्स लिखे हैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर, वर्ड फैक्ट फाइल, ये लिंक्स हैं, इनको अगर आप ओपन करके देखें ना, इनमें इन्फॉर्मेशन ही होगी आपके लिए ढेर सारी। ठीक है, इनको आप बेशक एक एक को ओपन करके चेक करके कर लें, हम तो अभी इधर नहीं कर रहे, आपको ऐसे ही बताए गए हैं बच्चों कि आपको नॉलेज का सोर्स। अब बाजू का तो होता है बच्चे लिखने लगते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, तो ये बताया, एक तो लाइब्रेरी है, दूसरा आपको ये इंटरनेट पर ये सर्च इंजन बताए गए, ये कुछ आपके पास लिंक्स हैं, और ऑर्गेनाइजिंग इनसे आपने मटेरियल कैसे ऑर्गेनाइज करना है। आफ्टर राइटर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन pertaining to the topic, a useful next step is to organize it। कि राइटर ने अपना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, लाइब्रेरी से की, अपने माइंड से की, अपने बैकग्राउंड नॉलेज से की, इन लिंक्स से की, और सर्च इंजन से, इंटरनेट से, जहाँ से की। अब उसको ये मसला है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब है मुनज़्ज़म, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे तरतीब देनी है, उसको कैसे लिखना है। डिसाइड वेयर टू प्लेस इन्फॉर्मेशन इन द आर्गूमेंट एज वेल एज विच इन्फॉर्मेशन टू ओमिट, तो उसको ये डिसाइड करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखनी है पैराग्राफ में अपनी राइटिंग में, और कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें से फालतू को उसको ओमिट करना है, डिलीट करना है, निकालना है। वन ईजी वे टू डू दिस इज आउटलाइनिंग, एक आसान तरीका है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का, आउटलाइन। आप आउटलाइन बनाएं, अपने टॉपिक को देख के ना आउटलाइंस बना लें। आर्गूमेंट एंड नरेटिव पेपर्स जनरली हैव 3 मेन सेक्शंस। आर्गूमेंट एंड नरेटिव पेपर्स ये राइटिंग की एक टाइप है। अगर आप नरेटिव पेपर्स लिख रहे हैं या आर्गूमेंटेटिव राइटिंग कर रहे हैं तो उसको आपके ये 3 सेक्शन उसके होंगे, वो देख लेते हैं हम सेक्शन कौन कौन से हैं। द इंट्रोडक्शन इज यूज टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन एंड इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया और क्लेम ऑफन इन द फॉर्म ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। पहले आप इस आर्गूमेंटेटिव और नरेटिव पेपर में इंट्रोडक्शन दें अपने टॉपिक का। इंट्रोडक्शन किस लिए होता है? रीडर के अटेंशन को सीख करने के लिए, अटेंशन को ग्रैस्प करने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बाज़ जगहों पे हम इंट्रोडक्शन की जगह बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो भी इसलिए होता है कि रीडर की इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, सॉरी अटेंशन आप उसकी रीडर की अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेवरल सपोर्टिंग, अच्छा पहले हमारा आ गया इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आ गया कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंसिस्टिंग पैराग्राफ्स दैट हेल्प टू एलेबोरेट अपॉन द मेन क्लेम। 3 चीज़ें होती हैं एक राइटिंग में, अपने बच्चों याद रखना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, और देन होता है कंक्लूजन।
इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया, या बैकग्राउंड नॉलेज लिखें, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखें, या आप इंट्रोडक्शन लिखें, मतलब जिससे रीडर की अटेंशन भी आप अपनी तरफ ले सकें और दूसरी बात रीडर को क्लियर भी हो जाए कि आप बताना क्या जा रहे हैं अपने आगे राइटिंग में। तो बॉडी में नेक्स्ट बॉडी जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ सेवरल सपोर्टिंग पैराग्राफ्स दैट हेल्प टू एलैबोरेट अपॉन द मेन क्लेम। इसमें बॉडी में ढेर सारे पैराग्राफ हो गए जो आपका मेन पॉइंट है, जो सपोर्ट आपका मेन आइडिया है इंट्रोडक्शन में जो आपने एक्सप्लेन किया उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, उसको आप कह लें कि उसकी दलील होंगे किस्म की। फाइनल द कंक्लूजन सर्व्स टू रैप अप द आर्गूमेंट एंड रीएम्फसाइज द राइटर्स मेन आइडिया। तो लास्ट पे आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एक देंगे, कंक्लूडिंग पैराग्राफ देंगे, उसमें क्या करेंगे आप कि आप एक तो अपने आर्गूमेंट्स को रीएम्फसाइज दोबारा से एक बार उन पे जोर देंगे और उसके आइडिया राइटर के जो आइडियाज हैं उनका एक समरी होगा, एक खुलासा कंक्लूजन में पेश कर देंगे। After gathering information in the collection stage, the writer should think about where each piece of information belongs in the source of an argument. जब राइटर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है ना, यानी कि इंटरनेट से, लाइब्रेरी से या कहीं से भी, तो उसको ये याद उस वक्त ही उसको ये माइंड में कंसीडर कर लेना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से बिलोंग करती है, क्या ये इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में जाएगी या ये बॉडी में जाएगी या फिर ये कंक्लूजन से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ जाएगी। By taking time to organize and plan the paper, writers save time and frustration इन द ड्राफ्टिंग स्टेज। अगर राइटर पहले से अपने पेपर की प्लानिंग करेगा और पहले से उसने चीज़ें ऑर्गेनाइज की होंगी ना, मतलब जब उनको मटेरियल वो सर्च करा तभी से वो ऑर्गेनाइज करेगा कि ये स्पोर्टिंग डिटेल में आएगी, मतलब ये बॉडी की बात है, ये इंट्रोडक्शन की बात है, ये कंक्लूजन की बात है, तो क्या होगा ड्राफ्टिंग स्टेज पे उसका टाइम बचेगा। जब वो अपना लिख रहा होगा, ड्राफ्ट में आ रहा होगा ना राइटिंग का, उसका फिर टाइम सेव होगा। दे फाइंड दैट दे कैन फॉलो द पैटर्न दे हैव एस्टैब्लिश फॉर देमसेल्फ इन द आउटलाइन। उनको ये पता चलेगा कि आउटलाइंस उन्होंने जो पैटर्न अपने लिए लिखा है वो फॉलो कर सकते हैं। पहले तो बच्चों आउटलाइंस बनानी है, आउटलाइन में पहले इंट्रोडक्शन होगा, वो इंट्रोडक्शन आप देंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ की ज़्यादा आउटलाइंस बनेंगी, उसमें आपने क्योंकि ज़्यादा पैराग्राफ लिखने हैं, और फिर एक आउटलाइन लास्ट पे कंक्लूजन की। अब जैसे आपने आउटलाइन में किया हुआ ना सीक्वेंस, वैसे ही आप अपनी डॉक्यूमेंट में, अपनी राइटिंग तहरीर में भी वही सीक्वेंस रखना है। आउटलाइन के बाद नेक्स्ट स्टेज पे हम अपनी आ गए हैं ड्राफ्टिंग। गिव योर सेल्फ एम्पल टाइम टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। खुद को इतना टाइम प्रोवाइड करें कि आप अपना प्रोजेक्ट पे, राइटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस टू डू योर राइटिंग। एक ऐसी कंफर्टेबल जगह जहां आपको बैठ के कंफर्ट होता है, आप आराम से सुकून से, आपको पता है कि कोई आपको बुलाएगा नहीं, बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा, आप वहाँ बैठ के अच्छा लिख सकते हैं, तो आप वो जगह ढूंढे हुए वहाँ जाके लिखें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का वही मतलब है कि बाद में कोई इंटरप्ट बार बार कर दे, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए कि आप एक बात से फिर दूसरी तवज्जो हट जाती है ना, जिसका मतलब फिर आपका वो फ्लो नहीं रह पाता, उससे आप अवॉइड करें तवज्जो हटाने से, फोकस करके लिखें। टेक ब्रेक्स। ब्रेक्स का ये मतलब है कि इजी ब्रेक्स लें। आपने 3-4 घंटे काम किया, उसके बाद आप टी ब्रेक ले लें, थोड़ा सा खुद को फ्रेश करें, डिस्ट्रैक्शन ना हो जिसमें आपका माइंड डाइवर्ट किसी और जगह पे ना हो, जस्ट आपकी फ्रेशमेंट के लिए, आप रिफ्रेश होने के लिए ब्रेक थोड़ी सी ले लें। रिवाइजिंग। रिव्यू हाई ऑर्डर कंसर्न्स। अब आपने ड्राफ्ट बना लिया, अपने राइटिंग का लिख लिया, अब आपने उसको रिवाइज करना है। क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। आपने देखना है कि आपके आइडियाज़ क्लियरली कम्युनिकेटेड है आपकी राइटिंग में, जो आप बताना चाह रहे थे वही आपने लिखा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेपर, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये सारी चीज़ें आपने रिवाइजिंग में चेक करनी है। पेपर की ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर ठीक लिखा है, हर पैराग्राफ का सेंटेंस का स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, ग्रामर एक्सेट्रा, और स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जरूर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन का और कंक्लूजन का बहुत डीप इफेक्ट है, इन दोनों को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। अच्छा, अब आगे आपका रिवाइज भी कर लिया, अब आपकी आगे प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का ये बच्चों मतलब है अपनी गलतियां खुद निकालनी है, आपने जो आपने निकालना है, लिखना है, वो आपने फाइनली डिसाइड करना है प्रूफ रीडिंग में। Ask yourself about the 3 sensitive areas: कंटेंट, फॉर्मेट एंड मैकेनिज्म। कंटेंट, फॉर्मेट और नीचे मैकेनिज्म देख लेते हैं। डिड आई स्टिक टू माई पॉइंट। प्रूफ रीडिंग में आपने ये बात याद रखनी है कि क्या आप अपनी राइटिंग में स्टिक टू माई पॉइंट, क्या आपने एक ही बात पे फोकस करते रहे हैं, जो आपका पॉइंट था उसी के बारे में बात करते रहे हैं। यूज गुड सोर्स एंड इनफ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आपने इन्फॉर्मेशन का आपने अच्छा तरीका और जो सही गुड तरीका है, गुड सोर्स है, वो आपने अपनी तहरीर में, अपनी राइटिंग में लिखा है, यानी कि वो आपकी राइटिंग उसके लिए गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है या नहीं रीडर के लिए। ऑर्गेनाइज माई इन्फॉर्मेशन केयरफुली। क्या मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। ये तो नहीं एक जगह मैं लाहौर, दूसरी जगह मैं पेशावर, तीसरी जगह मैं कराची हूँ, ऐसे तो नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ, मतलब मैंने ऑर्गेनाइज वे में अपनी इन्फॉर्मेशन को रखा हुआ है। चेक माई फैक्ट्स। जो मैंने फैक्चुअल बातें की हैं, क्या वो मैंने वाकई फैक्ट्स पे बेस की हैं या वैसे ही मैंने खुद से, जिसको कहते हैं गप मारी हुई है, यानी कि मैंने वो फैक्चुअल हकीकत पे मबनी बातें की हैं।
यूज़ इलिस्ट्रेशन, मिसालें इस्तेमाल की हैं या नहीं, इस्तेमाल करनी चाहिए मिसालें, उससे ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है पढ़ने वाले को। कंसीडर माई रीडर्स, क्या मैंने अपने रीडर पे फोकस किया है। रीडर पे फोकस करने का ये मतलब है कि मैं नहीं करनी, यू करनी है अपने राइटिंग में, ठीक है। रीडर को इंपॉर्टेंस देनी है, उनको प्रायोरिटी देनी है खुद पे। यूज़ सफिशेंट डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन, जितनी डिटेल और जितनी डिस्क्रिप्शन चाहिए थी उतनी इस्तेमाल करनी है, ना मोर देन इनफ ना लेस देन इनफ, इनफ होनी चाहिए, सफिशेंट होनी चाहिए। फॉर्मेट, डिड आई चूज एन अप्रोप्रिएट टाइटल, टाइटल मैंने ठीक तरीके से यूज़ किया, क्या मेरा सब्जेक्ट टाइटल ठीक है ना। यूज़ कोटेशन करेक्टली, कोटेशन में गलतियां तो नहीं है, यानी कोटेशन जैसे लिखते हैं आपको पता है कामाज में, कामा इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं, क्या मैंने वो ठीक से लिखा हुआ है। यूज़ हेडिंग एंड सब हेडिंग, हेडिंग मतलब ये रहे कि नहीं प्रूफ रीडिंग हेडिंग है, फिर सब हेडिंग ए बी दी हुई है और नीचे सी भी हेडिंग है, इस तरीके से आपने उनको किया हुआ हेडिंग सब हेडिंग्स को। लेबल, ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल्स, उन सबको आपने लेबल, ये तो नहीं है कि ऐसे ग्राफ बना हुआ है पता नहीं चल रहा इसका किस से ताल्लुक है, उस ग्राफ को लेबल करना है कि इसमें मैंने ये पैराग्राफ को इसको इधर मैंने ये डिस्क्राइब किया गया, ये मैंने डिटेल यहाँ इस चार्ट में या इस टेबल में प्रोवाइड की हुई है। इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज और बिब्लोग्राफी, रिसोर्सेज बिब्लोग्राफी का ये मतलब है बच्चों कि जहाँ से आपने मटेरियल लिया है, आपने समझे इंटरनेट से मटेरियल इकट्ठा किया है, तो आप अपनी राइटिंग के बाद में एंड में ना आप बिब्लोग्राफी दे दें। बिब्लोग्राफी का मतलब है रेफरेंसेस, आप वो लिंक्स प्रोवाइड कर दें, वो वेबसाइट प्रोवाइड कर दें, अगर लाइब्रेरी से लिया है तो वो बुक्स के नाम लिख दें राइटर के नाम के साथ, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि इसने ये रिसोर्सेज, ये जो है ना चीज़ें अपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए ये कुछ उसने यूज़ किया। नंबर द पेजेस, पेज को नंबर दें, आपको पता है ये वर्ड में ऑप्शन होता है पेज नंबर लिखने का, तो पेजेस को नंबर दें, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 ऐसे लिखा हुआ होता है। थर्ड पे आ गया मैकेनिक्स, डिड आई चेक सेंटेंस फॉर कंप्लीटनेस एंड सेंस, क्या मेरा हर सेंटेंस एक सेंस से दे रहा है, यानी कि उससे जो मैं बात वाजे करने चाह रहा हूँ वो रीडर को पे वाजे हो रही है, कंप्लीट है मेरा सेंटेंस, ग्रामेटिकली भी, स्ट्रक्चरली भी और आइडिया के लिहाज से भी, हर तरह से कंप्लीट होना चाहिए। चेक फॉर कंसिस्टेंट वर्ब टेंस, वर्ब टेंस कंसिस्टेंट, यानी कि आप प्रेजेंट इन, अगर आप पास्ट में बात कर रहे हैं तो आपको पास्ट में ही रहना है। बाजू का ऐसा होता है आधा सेंटेंस आपका पास्ट में आता फ्यूचर में चला जाता है, या आधा प्रेजेंट में आधा फ्यूचर में, गड़मड़ ऐसे नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना वर्ब टेंस, जो टेंस फॉलो कर रहे हैं थ्रू आउट वही टेंस आपने फॉलो करना है। चेक फॉर कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसिस्टेंट है, यानी कि आप ऊपर एक बात कर रहे हैं नीचे आप उससे उल्टी बात तो नहीं कर रहे, एक ही बात पे, यानी कि आप अपोजिट तो नहीं हो रहे, अपने मतलब को खुद ही नीचे खिलाफ तो नहीं कर रहे, एक ही बात एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को थ्रू आउट योर राइटिंग आपने लेके चलना है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है चेक फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये ना सब्जेक्ट आपने कुछ और वर्ब कुछ और, मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आप प्लूरल रहेंगे, उनका एग्रीमेंट है एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। चेक फॉर प्रॉपर यूज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस आपने यानी कि अगर आपने ही यूज़ किया है तो उसके साथ आप हिज यूज़ करेंगे, या ही शी यूज़ किया तो हर, मतलब एक तो होता है ना आप देर यूज़ कर रहे हैं वो भी होता है, लेकिन जहाँ पे आपने स्पेसिफिकली प्रोनाउन यूज़ किया है, अगर लड़की का नाम है तो आपको पता है उसके साथ आपने हर ही यूज़ करना है, प्रोनाउंस का ख्याल रखना है। अगर आप कोई नॉन लिविंग चीज़ ले रहे हैं उसके साथ आपने इट यूज़ करना है। चेक ऑल स्पेलिंग, स्पेलिंग सारे आपने चेक करने हैं कि वो ठीक से लिखे हुए हैं। चेक फॉर एंड मार्क्स एंड अदर पंक्चुएशन, यानी कि जैसे ये क्वेश्चन मार्क है आखिर में, फुल स्टॉप कहीं पे होता है, बाज एक्सक्लेमेटिव मार्क होता है, ऐसे करके होता है, सॉरी ये एक्सक्लेमेटिव मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये वाला ये क्वेश्चन मार्क आपको प्रोवाइड किया हुआ है ये, और कॉमा सेमी कॉलन सेमी कॉलन, ये सारे पंक्चुएशन मार्क ये आपने जहाँ लगते हैं वहीं लगाए हुए हैं, ये चेक करें। चेक फॉर कैपिटल लेटर्स एंड अंडरलाइनिंग, कैपिटल लेटर जैसे ये सी पहला वर्ड आपको पता है कैपिटल होता है, और प्रोनाउंस कैपिटल प्रॉपर नाउंस कैपिटल होते हैं, क्या वो आपने ठीक तरह से किए हुए हैं, जो अंडरलाइन चीज़ करने वाली थी उसी को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक से किया हुआ है। चेक पैराग्राफ आइडेंटेशन, चेक लीजिबिलिटी, यानी कि लीजिबिलिटी और आइडेंटेशन को चेक करें। आइडेंटेशन कहते हैं कि पैराग्राफ जैसे ये आपकी हेडिंग है ये, तो आप पैराग्राफ ये 4 नंबर हेडिंग है, पैराग्राफ आप नीचे इधर से शुरू करते हैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, और अगर वो आपने किसी का कोटेशन है तो आप उसको कॉमाज में, इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं, इटैलिक या जैसे वो उसको बोल्ड यूज़ करते हैं। पैराग्राफ की यानी कि जैसे सेटिंग है वो सारी आपने चेक करनी है। लीजिबिलिटी का ये मतलब है कि क्या आपने जो चीज़ें सारी यूज़ की हैं वो वैलिड हैं, करेक्ट हैं, उनको एक बार सारा पैराग्राफ को चेक करना है, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया इस लेक्चर के लिए कंप्लीट। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।